to a podcast with Inspiro. I am Reeni Dikshit, and today we have with us a very renowned entrepreneur and a big name in event industry, Mr. Sahil Thakur. Thank you so much, Lenny. Thanks for having me, and it's my pleasure to be here with Inspire team and you. It is our pleasure to have you here, Sahil. Thank you so much. Thanks. So, Sahil, could you tell our young viewers something about yourself and your journey? So, friends, my name is Sahil Thakur. I am from Udaipur, and I've done my studies from CBS School and Pacific College. And I'm running a company called organization called Frozen Apple Events Private Limited, where we have different kind of ventures like Frozen Apple Logistics, Fabric and Flowers, Studio Frozen Apple Records, and so many. And mainly we are into event industry and wedding industry, where we do help people to organize their dream weddings. So our company's motto is to freeze your memories with sweetness. Great. So, Sahil, let's talk about entrepreneurship. In Udaipur, कितना ज़्यादा prepared है अभी और welcoming है कि जो हमारे young entrepreneurs हैं जिनके पास बहुत brilliant ideas हैं कि उनके नए ideas को creatively वो accept कर सकें. कितना prepared है उदयपुर? देखिए, हर जनरेशन जब चेंज होती है तो उसे प्रिपरेशन के साथ मार्केट में अपने आप को लेकर आना होता है, और टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बदल रही है, जिस हिसाब से दुनिया छोटी होती जा रही है सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से, इंटरनेट के इम्पैक्ट से, तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी कितना तैयार है, बिकॉज वी डोंट नो अगले 5 साल में क्या होने वाला है. बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है. आज जो चीजें हमें बहुत इनोवेटिव लगती है, बहुत नई लगती है, वो हो सकता है 1 साल बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं हो, बहुत आउटडेटेड हो जाए. Just like mobile phones, just like any other technology. Opportunity 13 साल के लड़के के पास भी है आज की तारीख में, और 60 साल की बूढ़े के पास भी है. तो हम ये जजमेंट नहीं दे सकते कि अभी कितना तैयार है हमारा शहर. हमारा शहर पहले भी तैयार था. आज से 10 साल पहले भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हुए जिन्होंने कम उम्र में काम स्टार्ट किया. बहुत सारे लोग फेल भी हुए. तो आज भी वो स्थिति है, और आने वाले 5 साल बाद वो स्थिति होगी. ये एंटरप्रेन्योरशिप इज अ जर्नी. It's not one time movement. It's not a revolution कि अभी पिछले 5 सालों से ही एंटरप्रेन्योरशिप लाइमलाइट में आई है. So पुराने वर्षों से एक चीज चलती है, it's a primitive affair. पर अगर हम सिर्फ उदयपुर की बात करें, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो या तो फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है या फिर कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट जॉब्स में इन्वॉल्व है, तो जो उदयपुर का बाकी क्राउड है वो कितना प्रिपेयर्ड है टू वेलकम न्यू आइडियाज? See, आइडिया दो चीजें इसके अंदर. फर्स्ट, आप अपने फैमिली बिजनेस को रन कर रहे हैं एंड अपनी एजुकेशन पूरी करके, या एजुकेशन छोड़कर, या बीच में, या फिर एजुकेशन के साथ अपने पेरेंट्स को आप ज्वाइन करते हैं, अपने फादर को ज्वाइन करते हैं, उनके बिजनेस के बारे में आप सीखने की कोशिश करते हैं. अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने इनोवेटिव हैं. आप एक्सिस्टिंग बिजनेस को किस स्केल पे लेकर जा रहे हो, उसकी स्केलेबिलिटी को आप कितना एक्सपोनेंशियल वे में एक्सपांड कर रहे हैं. दूसरा, आप उन सब चीजों को छोड़कर टाइम स्पेंड करते हो, सीखते हो, लोगों के बारे में सुनते हो, लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को आप जानते हो, और फिर एक नया आइडिया लेकर आते हो मार्केट में, और फिर वो आपका बेस बन जाता है. सो यंग जनरेशन जो अभी है, मैं स्पेशली उदयपुर की बात करूँ, उदयपुर एक ऐसा शहर है जो एशिया में एक अपनी वैल्यू रखता है, पहचाना जाता है, और पूरे विश्व में इस उदयपुर की अपनी पहचान इसके टूरिज्म की वजह से, इसके अट्रैक्शंस की वजह से. तो यहाँ पर लाइमलाइट में आना और किसी बिजनेस को लेकर आना और स्टार्ट करना, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है दूसरे शहरों के कंपेयर में. बिकॉज आप बॉम्बे में काम कर रहे हो, तो बॉम्बे में आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपके लिए कंपटीशन बहुत है. वहाँ सस्टेन करना, सर्वाइव करना इतना आसान नहीं जितना उदयपुर में. जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने आज से 12 साल पहले जब वेडिंग प्लानिंग इंडस्ट्री में कदम रखा, तब हम 3 वेडिंग प्लानर्स थे उदयपुर में. आज 700 वेडिंग प्लानर्स हैं. अगर मैं अब अपनी एजुकेशन पूरी करके 29 की एज में वेडिंग प्लानिंग के बिजनेस में उतरता तो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी. और 12 साल पहले जब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया और जब स्टार्ट किया, तो मुझे रिग्रेट नहीं होता कि मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, बिकॉज उस समय मैंने वो सब चीजें कर ली जो मैं अभी नहीं कर सकता. तो आपको सही समय पर सही मौका ढूंढते हुए चीजों को एक्सेप्ट करना है, उनको कल्टीवेट करना है अपने माइंड में, और आगे बढ़ना. अब साहिल, जैसा आपने बोला कि आपने 12 साल पहले अपना इवेंट जो प्लानिंग का जर्नी चालू करा था, और आज के टाइम पे 700 इवेंट कंपनीज है रजिस्टर्ड, राइट? तो अभी जब ऑलरेडी मार्केट में इतना कंपटीशन है, मार्केट इतना ज्यादा सैचुरेटेड है, तो जो आने वाले यंगस्टर्स हैं जिनको इवेंट प्लानिंग में घुसना है, उनके लिए कितना मुश्किल है, आसान होने वाला है टू मेक देयर ओन स्पेस इन बिटवीन ऑल दिस क्राउडेड? देखिए, इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज,
वेडिंग इंडस्ट्री आज से 50 साल पहले की थी। तब वेडिंग प्लानर्स नहीं थे, वेंडर्स हुआ करते थे डायरेक्ट। शादियां तो तब भी हो रही थी, प्रीमियम शादियां भी होती थी राजा महाराजाओं के घर में, गांव में भी शादी होती थी। शादियां आज से 12 साल पहले भी होती थी, नॉर्मल शादियां भी होती थी और डेस्टिनेशन वेडिंग्स का कल्चर भी आया। तो आज से 12 साल पहले या 15 साल पहले की बात करूं तो डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानिंग ये जो टर्म है इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, और ये जो वेडिंग प्लानर टर्म है इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, बट वेडिंग इंडस्ट्री थी। तो वेडिंग इंडस्ट्री आज भी है। मान लो मैं एक नया एंटरप्रेन्योर हूं और वेडिंग इंडस्ट्री में कदम रखना चाहता हूं, मुझे कुछ ऐसा मार्केट में लेकर आना है जो हम 700 लोगों को पीछे कर दे और वो लाइन ब्रेक करें, उसका एक नया क्लाइंटल बने। और मैं ये कहता हूँ जो भी नए लोग इंडस्ट्री में आते हैं कि एक्सिस्टिंग मार्केट को भूल जाओ। There are two kind of strategies, blue ocean and red ocean. Red ocean क्या होता है कि खाना नहीं है लेकिन 700 मछलियां हैं, तो क्या होता है वो 700 मछलियां एक दूसरे को खाना स्टार्ट कर लेती हैं। और ब्लू ओशन क्या होता है कि बड़े समुद्र के अंदर एक ही मछली है जो राज कर रही है, उसके लिए खाना पीना सब अवेलेबल है। तो आपको हमेशा ब्लू ओशन में कदम रखना है, लेकिन ब्लू ओशन ऐसे आपको अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज अगर आप उसी पैटर्न में चल रहे हो जिस पैटर्न में 700 दूसरे लोग चल रहे हैं तो आप कभी अपनी इमेज बिल्डअप नहीं कर पाओगे। तो आपको रुकना है, पेशेंस रखो, जल्दीबाजी ना करो, एक अच्छे आइडिया के साथ मार्केट में कदम रखो, चाहे वो वेडिंग इंडस्ट्री हो, आईटी हो, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, एजुकेशन इंडस्ट्री हो, या मेडिकल इंडस्ट्री हो। किसी भी इंडस्ट्री में आप इनोवेशन के साथ आओगे तो आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि जो आने वाले यंगस्टर्स हैं उनको टू बी मोर क्रिएटिव अपने आप को कैसे ट्रेन करना चाहिए? कि अगर कोई इंसान अभी कोई बच्चा 10th क्लास में, उसको लगता है कि भाई मुझे 12th के बाद या फॉर दैट मैटर ग्रेजुएशन के बाद मुझे इवेंट प्लानिंग में जाना है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू दोस यंगस्टर्स कि अपने आप को ट्रेन अभी से कैसे करूं? व्हाट शुड यू डू? See, there are two kind of skills जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले बात करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स वो होती हैं जो आप अपने बचपन से लेकर स्कूल कॉलेज लाइफ में सीखते हो, पढ़ना लिखना, मैथ साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। सॉफ्ट स्किल्स वो होती हैं द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू कैरी योर लाइफ, द पॉजिटिव माइंडसेट, द स्पिरिचुअल अवेकनिंग, द वे यू ट्रीट अदर पीपल। These are kind of soft skills which we have to adopt. अब इसमें क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स इतने एजुकेटेड होने चाहिए कि हार्ड स्किल्स के साथ उनको सॉफ्ट स्किल्स भी दें, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज्ञान देते रहें। उसके बाद बच्चे को ये बताएं यू हैव पावर ऑफ इंटरनेट इन योर हैंड। आज बच्चे 10 साल के बच्चे के हाथ में फोन दे दिया जाता है, मैं तो वो लोग 5 साल के बच्चे को भी फोन चलाने आता है, दे नो व्हाट आर द गेम्स अवेलेबल इन द फोन्स। तो अगर 5 साल 6 साल 10 साल का बच्चा फोन में जाकर गेम खेल सकता है, तो 10-12 साल का बच्चा YouTube पे जाकर इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट सुन सकता है, इंटरव्यू सुन सकता है। आप बड़ी-बड़ी जो हस्तियां हैं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, XYZ, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके इंटरव्यू सुनो और वहाँ से सीखो। आपको कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे इन्वेंशन है, उसके बारे में आप इंटरनेट से ज्ञान लेना स्टार्ट करो। यू हैव गूगल, यू हैव यूट्यूब, यू हैव अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पे नए लोगों से कनेक्ट करो। अच्छा, अब जो भी न्यूबी आता है वेडिंग प्लानिंग पे, या जो एक आउटसाइडर होता है, उसके अकॉर्डिंग वेडिंग प्लानिंग, जो इवेंट मैनेजमेंट में जो वेडिंग प्लानिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस और स्पार्कली होती है कि भाई अगर जाना है तो इसी फील्ड में जाना है। एंड ज्यादातर लोग कॉर्पोरेट इवेंट्स की तरफ इतना ज्यादा उनका झुकाव नहीं होता है। सो व्हाई इज दैट? कि उसमें ROI कम होता है कि लोग उसमें इसलिए नहीं जाते क्योंकि भाई उतनी ग्लैमरस नहीं है, उतना चकाचौंध नहीं है वहाँ पे। देखो आज की तारीख में चकाचौंध नहीं है। इफ यू हैव मनी इन योर पॉकेट, चकाचौंध होगी। अब क्या होता है, ये मिथ है कि वेडिंग इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही चकाचौंध है, क्या एक बेटर लाइफस्टाइल है, अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं या फिर बेटर लोगों से मिलने को मिलता है। ये आज से 10 साल पहले की सोच है, जब हमारे लिए हीरोज हुआ करते थे, टेलीविजन वाले हीरोज, फिल्मी हीरोज, कि सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन ही रियल लाइफ हीरोज हैं, रियल लाइफ हीरोज हैं की मैं बात कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ हीरो भी है, बट वो इजीली अपने आप को आपसे आगे थोड़ी मिल रहे हैं। तो क्या होता है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप किसी भी फील्ड में आओ, आईटी में आओ, मेडिकल में आओ, एजुकेशन में आओ, आप अच्छा पैसा अर्न करो ट्रैवल पे। ट्रैवल से बड़ा ग्लैमर कुछ भी नहीं। जब आप ट्रैवल करते हो, भांति-भांति के लोगों से मिलते हो, आप 5 स्टार्स में रुको, आप बैकपैक करके ट्रेन में घूमो, भारत भ्रमण पे निकलो। आजकल तो ट्रैवलिंग बहुत सस्ती है, आप मलेशिया जाओ, सिंगापुर जाओ,
दुबई जाओ, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, टुमारोलैंड जाओ, ग्लैमर है कहीं, पैसा खर्च करो आपको ग्लैमर मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा कोर पर्पस और कोर इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को पकड़ के रखो, वहां से पैसा कमाओ, पैसा सेव करो और उस पैसे को उस जगह डालो जहाँ से आप अपने वो सारे ख्वाब पूरे कर सको जो आपको उस साथ एक इमेजिनरी वर्ल्ड में दिखते हैं, और रियल लाइफ हीरो खुद बन जाओ। आपको रियल लाइफ हीरोज पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि उनके जैसी लाइफ। सलमान खान भी जब खूब पैसे कमाता है तो वो घूमने जाता है या लग्जरीज लेकर आता होगा या डोनेट करता होगा, आप भी डोनेट कर सकते हो, आप भी घूम सकते हो, आप भी सब चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हो। बस अर्न मनी, अर्न मनी। बेसिकली स्कोप हर जगह, यू शुड स्कोप हर जस्ट जगह। नो कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस राह पे जाना है, व्हाट शुड बी द पर्पस। आज की तारीख में ग्लैमर रहा ही नहीं। एवरीवन हैज सोशल मीडिया। आप बहुत अपने आप को ग्लैमरस मेंटेन करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा ट्रैवल करते हो, यू कैन बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5 मिलियन, 10 मिलियन फॉलोअर्स आप इजीली जनरेट कर सकते हो अगर आपके कंटेंट में दम है तो आप भी एक हीरो। प्लस सक्सेस इज वेरी सब्जेक्टिव दीस डेज। किसी के लिए सब्जेक्ट सक्सेस कैन बी 5 स्टार में या जेट में घूमना, किसी के लिए सक्सेस कैन बी कि भाई मेरे को सिर्फ घूमना है, मैं बैकपैकिंग के बैकपैकिंग से घूमूं या फिर 5 स्टार में घूमूं। सक्सेस इज वेरी सब्जेक्टिव। क्या होता है, किसी को ठंडा खाना बहुत भाता है, किसी को गर्म खाना बहुत भाता है, किसी को तेज मिर्ची वाला खाना भाता है, किसी को बिल्कुल फीका खाना चाहिए। तो मेरे लिए बैकपैक करके अपनी कार उठाकर पूरा इंडिया घूमना ज़्यादा फैसिनेटिंग है रादर आई एम गोइंग टू दुबई एंड लिविंग इन 5 स्टार होटल्स। सो यहाँ पर मैं बहुत कम पैसे में पूरा इंडिया घूम सकता हूँ। दुबई में मैं महीने का एक्स्ट्रा अमाउंट भी खर्च करूँ तो मैं हो सकता है कि किसी न किसी चीज में पीछे रह जाऊँ। तो ये आपके अंदर से किस चीज की अर्ज है, आप उस रास्ते पे चलो। आप लोगों को मत देखो कि XYZ पर्सन का मैंने सोशल मीडिया देखा, वो तो दुबई में एंजॉय कर रहा है, वो लंदन में एंजॉय कर रहा है, वो टुमारोलैंड क्या आपको म्यूजिक पसंद है? आपको म्यूजिक नहीं पसंद तो आप टुमारोलैंड जाकर क्या करोगे? सिर्फ देखा देखी में आप अपनी जेब हल्की करते जा रहे हो और अपनी लाइफ खराब करते जा रहे हो। तो ऐसा मत करो। कितने लोग होते हैं, छोटा सा एग्जांपल कि मैंने देखा एक इंसान को, उसने अपने सोशल मीडिया पे देखा कि XYZ पर्सन ने कोई बुक पढ़ी, अब उसके माइंड में लगा कि मैं भी ये बुक पढ़ूं अदरवाइज मैं पीछे रह जाऊंगा। ये आगे पीछे की थॉट प्रोसेस जो होती है आपको खत्म कर देती है। आप अपने आप को फ्री रखो, फोड़ में नहीं रहना, रेस में फोड़ में नहीं रहना, अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाओ बिकॉज़ गॉड ने आपको यूनिक बनाया। आपकी शक्ल अलग है, आपकी डीएनए अलग है, आपके हार्मोन्स अलग है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, आपकी फैमिली अलग है। आप बंधे हुए थोड़ी हो किसी से। आप अपनी एक अलग पहचान बनाओ, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस तरीके से आप जिंदगी जीना चाहते हो वैसे जियो। सो साहिल, जैसे 2 तरीके होते हैं इवेंट प्लानिंग में आने के, जितना मुझे पता है कि एक तो या तो जैसे सम पीपल लाइक यू जो पूरे इवेंट प्लानर्स हैं, एंड देन देयर आर पीपल जिन्होंने एक स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ इवेंट प्लानिंग कर रखा है कि भाई या तो वो डेकोर ही करते हैं या F&B या केटरिंग या ट्रांसपोर्टेशन। जी। So how different or how successful it is in both the scenarios? See, everyone is successful if they are happy with their work. Since last 12 years, I have been working as a wedding planner. I have my decor company also, but I consider myself as a wedding planner because I'm more of people's person. I like to communicate rather than creating. I'm not that creative person, but I'm more of people's person. मुझे लोगों से बात करना, उनके लिए काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे बैठकर हो सकता है कि मैं डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, दूसरे मेरे पास टीम मेंबर्स हैं जो ये काम करते हैं। तो मैंने शुरू से ही अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं एज अ वेडिंग प्लानर काम करूँगा। प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन इज समथिंग व्हिच फैसिनेट्स मी, नॉट डिजाइनिंग एंड डेकोर एंड अदर स्टफ। कुछ लोग होते हैं जिनको एंटरटेनमेंट, हमारी इवेंट इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट का डिपार्टमेंट होता है, आर्टिस्ट, साउंड प्रोडक्शन, एसएफएक्स, वीएफएक्स, ये वो सारे चकाचौंध, तो वो उस फील्ड में अपने आप को आगे लेके जाते हैं। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो इवेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इवेंट का जो फील्ड है बहुत बड़ा है। इट्स नॉट लिमिटेड टू कॉर्पोरेट इवेंट्स और वेडिंग्स और डेकोर और एंटरटेनमेंट। इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, गवर्नमेंट इवेंट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट इवेंट्स आते हैं। उसके बाद आपको ये देखना है, आपको हर डिपार्टमेंट में काम करके देखना है, आपको अपने अंदर की अर्ज पूछना है कि आप क्रिएटिव हो तो आप क्रिएटिव फील्ड में जाओ, आप मैनेजमेंट में बंदे हो तो आप मैनेज करो, आप प्लान करो। सो बेसिकली जरूरी नहीं है कि आप एक होलसम इवेंट प्लानर बनो। अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर पकड़ के भी चलते हो, यू
you can be equally successful. equally successful. अच्छा, तो ये सब तो बात है प्री कोविड की. Now let's talk about कि कोविड की वजह से बिजनेस पे, ओवरऑल इवेंट इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ा है? कि वेंडर्स पे, फ्रीलांसर्स पे, जो एस्टैब्लिश्ड इवेंट प्लानर्स थे, उन पे क्या असर पड़ा? इवेंट इंडस्ट्री कहीं ना कहीं कनेक्टेड है टूरिज्म इंडस्ट्री से. जब भी टूरिज्म नीचे जाता है तो इवेंट इंडस्ट्री भी नीचे जाती है. जब वेडिंग इंडस्ट्री इवेंट इंडस्ट्री ऊपर जाती है तो टूरिज्म ऊपर जाता है. तो कोविड की वजह से ग्लोबली टूरिज्म पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा. People are not traveling, hotels are unoccupied, weddings are not happening, and everyone is scared. मान लो गवर्नमेंट आने वाले टाइम में अलाउ कर भी देती है आपको जितने गेस्ट बुलाने बुलाओ, उसके बाद भी आप देखिएगा जो टर्न अप गेस्ट होंगे शादियों के अंदर वो बहुत कम होंगे. एक डर रहेगा. क्योंकि जिस तेजी से ये वायरस फैला है, इन्फेक्शन फैला है, मुझे नहीं लगता कि लोग अब शादियों को उस तरीके से एंजॉय कर पाएंगे जैसे पहले करते थे फ्री माइंड से. कितने लोग अपने मास्क को नहीं छोड़ेंगे. अगर उनके घर में ऑलरेडी कोविड का एक्सपीरियंस रह चुका है तो वो तो और ज्यादा डरे, वो घर से भी बाहर नहीं निकल रहे. जिनको नहीं हुआ है तो उनको भी डर रहेगा कि हम शादी में जा रहे हैं, इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, कहीं वायरस हमें भी लग गया. तो कोविड की वजह से टूरिज्म और हमारी इंडस्ट्री पर आने वाले 3-4 साल तक भारी इम्पैक्ट आएगा. जिस तरीके से हम पहले काम करते थे वैसे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शादी में गेस्ट नहीं होंगे तो शादी नहीं हो सकती. कौन कैसा कर सकता. तो साहिल, जैसे अभी कोविड की वजह से और जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कंपटीशन था मार्केट में, तो इन सारी चीजों की वजह से एक वैक्यूम बन गया है मार्केट में. तो उस वैक्यूम को जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो अभी कॉलेज से बाहर निकले हैं या जो सोच रहे हैं निकलने की, वो उस वैक्यूम को कैसे उनके फेवर में यूज कर सकते हैं? देखिए अब जो मुझे लगता है, अब जिस हिसाब से मान लो किसी नए इंसान को वेडिंग इंडस्ट्री में आना है, उसको कोर इंटरेस्ट मुझे आना ही है, चाहे कोविड हो या कुछ भी हो. तो एक नई अभी पहले डेस्टिनेशन वेडिंग्स जानी जाती थी 200, 250, 400 गेस्ट के, और एक जो ट्रेडिशनल वेडिंग्स होती थी वो 1000, 2000, 3000 गेस्ट आते थे. अब एक नया सेगमेंट चालू हुआ है जो पहले भी था, जो अभी भी है और आने वाले टाइम में और ग्रो करेगा. वो है 50,000 की शादी जो अभी चल रही है कोविड की वजह से. नॉट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट प्रेशर, शादियां ही ऐसी होंगी 50 जने या मैक्सिमम 70 जने या 100 जने क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स. अब जो भी नए माइंड इस इवेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वेडिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको इनोवेटिव आइडियाज के साथ आना है कि वो कम गेस्ट लिस्ट में, कम खर्चे में क्लाइंट को कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस. तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं इंडिया में, उदयपुर के आसपास, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जो इतनी हाईलाइटेड नहीं थी, इतनी लाइमलाइट में नहीं थी. डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पे बड़ी बड़ी होटल्स को ही याद किया जाता. तो अब उनका मार्केट उठने लगा. तो आप ऐसे पैकेजेस बनाइए, ऐसे क्रिएटिव आइडियाज अपने पैकेज में डालिए जिससे आप उनको बेच सकें और सर्वाइव कर सकें. अच्छा, अब साहिल, जैसा आपने मुझे बताया कि आप कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, ठीक है, तो आपने किसी कॉलेज में इवेंट मैनेजमेंट नहीं पढ़ा? बिल्कुल नहीं. आपने जो सीखा है वो फील्ड पे आके सीखा है. तो आपको क्या लगता है कि जितने इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रॉमिस करते हैं कि वी विल टेल यू द चीट कोड्स, हम आपको तैयार करेंगे इवेंट इंडस्ट्री के लिए, क्या वो वाकई में उतने हेल्पफुल होते हैं? होते हैं, हेल्पफुल होते हैं. देखिए क्या होता है, दो इंसानों का कंपैरिजन, X एंड Y. X सेल्फ लर्निंग पे बिलीव करता है, Y डिपेंडेंट रहा है हमेशा से कि जब तक टीचर सिखाएगी नहीं मैं सीख नहीं पाऊंगा. कुछ गायक होते हैं जो अपने आप अच्छे बेहतरीन गायक बन जाते हैं, कुछ गायक होते हैं जिनको तालीम लेनी होती है. तो इवेंट इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसा है, कुछ को विजन, किसी का विजन क्लियर नहीं होता, उनके मेंटर्स नहीं होते, उनकी जान पहचान नहीं होती, तो वो भटकते रहते इधर से उधर. फिर उनको मिलता है कि किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीखे स्क्रैच से. तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप स्क्रैच से वहाँ से सीख लो. जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वेडिंग प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स, वहाँ से बहुत बेहतरीन दिमाग निकले हैं जिन्होंने मार्केट हिलाया है, जिन्होंने बहुत अच्छी सक्सेस पाई है. और हमारी इंडस्ट्री में मेरे जैसे लोग भी हैं जिन्होंने दूसरी कंपनीज के अंडर में काम करके काम करना सीखा. तो हम भी सक्सेसफुल हैं, वो भी सक्सेसफुल हैं. तो हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि इंस्टीट्यूट वाले बेवकूफ बनाते हैं, वहाँ पर अच्छी लर्निंग नहीं है. हर जगह जहाँ पर भी एजुकेशन का फ्लो है वहाँ पर हर चीज पॉजिटिव ही होती है. पर देन जब फील्ड में आते हैं तो ऐसी बहुत सी चीजें जो आप ऑन फील्ड या ऑन ग्राउंड रहकर ही सीख सकते हो. Exactly. ठीक है, जैसे मैन टू मैन कन्वर्सेशन या क्लाइंट को कैसे डील करना है, या एकदम अगर कोई एंड मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो उससे कैसे डील करना है. तो आई गेस ये जो चीजें हैं वो तो आप ऑन ग्राउंड ही सीख सकते हो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भाई आप कितना ही बड़े इंस्टीट्यूट हैं.
like am I right? एग्जैक्टली, बिकॉज क्या होता है, बुक्स में आपको रेफरेंस मिलता है। आप एक कार खरीदने गए, आपको कार का मैनुअल आपको कार के साथ मिला, उसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए। आप इंस्ट्रक्शंस के बारे में नहीं जान पाएंगे प्रैक्टिकली जब तक आप कार को चलाओगे या बोनट उठाकर उसको अंदर झांकोगे। तो सिर्फ पढ़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते, पढ़ने के बाद आपको नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तब वो आपकी नॉलेज बनेगी। सो तराजू के दो भाग हैं जिसमें पढ़ो, अप्लाई करो, समझो, अप्लाई करो, सीखो, अप्लाई करो। अदरवाइज आप एक तरफ तराजू फिर वो किसी मतलब का नहीं। पढ़ाई करने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पर इम्प्लीमेंट खुद पढ़ाई करने से आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको करने से कॉन्फिडेंस है। अच्छा, मैं आज गूगल खोलूं और स्पेस के बारे में पढ़ूं तो मैं और डर जाऊं, क्योंकि आप मुझसे अभी साइन कॉस थीटा के बारे में पूछ लोगे तो हो सकता है कि मैं 2 मिनट का मौन रख लूं, लेकिन जब मैं उन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करूंगा तब मैं उनके बारे में सीख सकता हूँ। तो अगर मैं स्पेस के बारे में पूरी किताबें पढ़ लूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस और डाउन चला जाएगा, जब तक कि मुझे सिर्फ किताबों से रेफरेंस मिल सकता है कि ऐसा होता है, एक पहली परछाई मिल सकती है वहाँ से, बाकी सब तो मैं ग्राउंड पे ही सीखूँ। अच्छा साहिल, जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो आते ही इवेंट इंडस्ट्री में इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि भाई दिस इज ऑल ग्लैमर, दिस इज ऑल शो बिजनेस and we'll get to travel, we'll get to meet new people and everything, which is true. But then there is a harsh reality of every industry, right? That you have to go through certain things that you may or may not like, but then that will happen in spite of you like it or not. So what do you have to say on that? क्या होता है, कहते हैं हवा में लट चलाना। हाँ। तो आपको लगता है कि इवेंट इंडस्ट्री में ग्लैमर है, ट्रैवल है। मैं समझता हूँ बीइंग अ वेडिंग प्लानर, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में मैं जानता हूँ उतना ही दूसरा इंसान नहीं जानता हूँ दूसरे फील्ड का। जितना ज्यादा ट्रैवल मैं करता हूँ, कोई और नहीं करता हूँ दूसरे फील्ड से। जितना ज्यादा फाइनेंशियल एक्सचेंज हमारे बिजनेस में होता है उतना दूसरे बिजनेस में नहीं होता। जितना ज्यादा लोगों से हम मिलते हैं, जितना ज्यादा ट्रस्ट हम पे किया जाता है, उतना ट्रस्ट किसी और पे नहीं किया जाता दूसरे फील्ड के अंदर। एक पढ़ा लिखा आदमी, बड़ा आदमी, रिचेस्ट मैन जब अपनी ऑफिस में किसी सीए को अपॉइंट करता है किसी काम के लिए तो उसकी इंटरव्यू ले जाते हैं, ये नहीं दूसरा चीज का। और आप वही सोचिए कि वो बड़ा आदमी जब हमें अपनी बेटी की शादी की वेडिंग प्लानिंग की जिम्मेदारी देता है तो कितना ट्रस्ट करता है, वो हमारी डिग्री नहीं देखता, 12th पास है, कॉलेज में पढ़ा। तो मैं मानता हूँ ग्लैमर भी है और सबसे बड़ी बात जिम्मेदारी। अगर आप ग्लैमर की चकाचौंध के चक्कर में आपने कदम तो रख दिया, आप पानी में कूद तो गए, लेकिन तैरना नहीं आता तो किस काम का? पहले तैरना सीखो, फिर आप छलांग मारो फतेह सागर के अंदर या बड़े समुद्र के अंदर, फिर आप ऊपर से ऊपर तैर सकते हो। आपको तैरना नहीं आता और आपको सिर्फ पानी फैसिनेट करता है, फिर आप लोग एक चीज होती है कि आप गुड इवेंट वेडिंग प्लानर हो, ठीक है, आप किसी आर्ट में अच्छे हो, आप किसी कुछ काम करने में अच्छे हो, बट दैट डजंट मीन कि आप उसका बिजनेस चलाने में भी अच्छे हो, राइट? अ गुड वेडिंग प्लानर मे और मे नॉट बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, राइट? एंड वाइस वर्सा। सी एक कमरे में 100 लोग जो काम करना चाहते हैं, उनमें से 5 ही एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस रन करना चाहते हैं, जिनकी भाई शक्ति 95% आज भी दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं। तो जो दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी स्किल सेट में अपने आप को टॉप पे ले जाओ और किसी और की कंपनी में उस डिपार्टमेंट के लीडर बन जाओ। अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो तो आपको प्रमोशन भी मिलता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाओगे। जरूरी नहीं कि सब इंसान अपनी अपनी कंपनियां खोलें। कंपनी खोलनी और आपको कंपनी चलाने नहीं आ रही तो आप फिफ्थ सेंस कहते हो, आप लोगों को चीज करते हो। तो ये परसेंटेज रेशो 5:95 ये रहेगा ही रहेगा। 100 में से 5 लोग ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। 95 को दूसरों के लिए काम करना ही है। एंड वो जो 5% हैं जो पूरी गुड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं, वो भी बिना 95% के नहीं चल पाएंगे, जो उसके अंदर में काम करने के लिए कोई है ही नहीं। सब सीईओ बन जाए और नीचे वाली कैटेगरी में कोई है ही नहीं तो फिर हम चलेंगे कैसे? So both the jobs are equally respectable until and unless you are excelling in what you do. See, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक गाना होता है जो हम सुनते हैं, उसमें जितना इम्पोर्टेंट एक गायक होता है उतना इम्पोर्टेंट म्यूजिशियंस भी होते हैं। लिरिक राइटर की भी उतनी वैल्यू होती है, म्यूजिक कंपोजर की भी उतनी वैल्यू होती है।
अब आप एक गाने में से लिरिक राइटर का एफर्ट निकाल दो तो बचा क्या? गायक गाएगा कैसे? तो वो गाना कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। एक ऑफिस के अंदर मैं ये मानता हूँ, लियोन की भी वैल्यू होती है, पोछा लगाने वाले की भी वैल्यू होती है। अगर आपका ऑफिस क्लीन नहीं है, किसी न किसी को आप जिम्मेदारी दोगे ऑफिस साफ करने की। अगर आपका ऑफिस क्लीन नहीं है और आप अपने आप को बहुत बड़ी कंपनी समझते हैं, कोई आपका क्लाइंट ऑफिस के अंदर आ गया, तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहेगा? तो हर पोस्ट की वैल्यू है। आप ये जज नहीं कर सकते कि ये टॉप पे है तो इसी की वैल्यू है। शरीर के हर हिस्से, हर पुर्जे की वैल्यू है। अच्छा, तो देयर आर सर्टेन पीपल, जैसे मेरी एज के ग्रुप के जो लोग हैं या जो मेरे थोड़े से बड़े थोड़े से छोटे हैं, हमारे में अक्सर ये बात होती है कि यार किसी की नौकरी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि नौकरी में यू आर ऑलवेज बिलो समबडी, and when you are below somebody you always have somebody, you know, you have given the chance to somebody to suppress you at some levels. तो उस चीज में what would you like to say उन लोगों के लिए जो किसी के अंडर नौकरी कर रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए who are bosses, like जो अच्छा बॉस बनना किसको कहोगे? देखो, जो टर्म बॉस है, मैं दोनों कैटेगरी के लोगों की बात करता हूं। एक वो जो बॉस बनकर काम करना चाहते हैं, दूसरे को जो बॉस बनकर काम भी करना चाहते हैं, टीम में रहकर काम करना चाहते हैं। पहली बात तो ये जो शब्द है बॉस, ये गलत है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती अगर उस कंपनी का मालिक या सीईओ अपने आप को बॉस समझ कर जाए। You are a leader and you have to create leaders in the departments so that they can run your company so well and you can take rest and travel also. अब क्या होता है? आपने कहा कि मैं किसी और के लिए काम नहीं करना चाहता, दूसरी कैटेगरी के लोग। अगर आप काम नहीं करना चाहते तो अपने आप को आईने में खड़ा होकर आप अपने आप से सवाल पूछो कि क्या मैं एक कंपनी की मालिक बन सकती हूँ? क्या मैं कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती हूँ? क्या मेरे अंदर 100 लोग काम कर सकते हैं? 2 लोग काम कर सकते हैं? क्या मेरे अंदर एक भी इंसान काम कर सकता है? अगर जवाब है नहीं, उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं नौकरी तो नहीं करूंगी, तो उन स्किल सेट्स को अडॉप्ट करो। हर महीने पढ़ो, किताबें पढ़ो, लोगों से मिलो, कम्युनिकेट करो, कहीं जाके इंटर्नशिप करो, जितना ज्यादा हो सकता है सीखो। मैं ये नहीं कहता कि आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हो, लेकिन आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा। आपको कार चलाने नहीं आती हो, कार सामने खड़ी हुई है और आपने ये डिनाई करते हैं कि मैं कार चलाना सीखूंगी नहीं, फिर भी चलाऊंगी, तो आप कैसे चलाओगे? आपको पहले सीखना तो पड़ेगा। और अगर बिना कुछ सीखे आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और कंपनी किसी भी तरीके से आपने एस्टैब्लिश कर दी और लॉन्च कर दी, तो 3 महीने से ज्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। So the other day I was listening to a podcast जिसमें जो गेस्ट थे, he said कि जो गुड बॉसेस होते हैं वो उस गेस्ट ने बोला कि मैं गुड बॉसेस उन्हीं को बोलूंगा जो अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज को पहचान चुके हैं। What is good boss for you or a good leader for you? How to you know help yourself to be that good leader? इससे क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इस दुनिया में हर जिंदा और मृत, सचिन और निर्जीव वस्तु का पर्पस है। बिना पर्पस के इस दुनिया में कुछ भी नहीं। पर्पस नहीं है तो पर्पस क्रिएट किए जाते हैं उनको यूजफुल बनाने के लिए, और पर्पस है तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होता है? एक फूल है, वो अपनी खुशबू देना बंद कर देने का, अपनी खुशबू को अपने पास संभाल के रखते हैं। तो काफी बॉसेस ऐसे होते हैं, उन्हें चीजें आती हैं लेकिन वो सिखाते नहीं, तो वो कभी अच्छे लीडर नहीं बन पाते। एक अच्छे लीडर की पहचान ये है, अच्छा लीडर जो होता है वो भूखा होता है कुछ नया सीखने का, और अच्छे लीडर की पहचान ये होती है वो जैसे कुछ सीखता है वो स्प्रेड करता है। एक म्यूजिशियन कब रिकॉग्नाइज म्यूजिशियन बनता है? जब वो अच्छा म्यूजिक करता है, वो स्प्रेड करता है। मैं 100, 200, 500 गाने बनाकर अपने घर पर रख दूं एज अ म्यूजिक कंपोजर, और किस काम की? तो when you share it, you grow from your within and people start accepting you. तब आपकी ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी होती है, आपको रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट होती है। एक अच्छे बॉस के, अच्छे लीडर की पहचान यही है कि वो खुद भी सीखता रहे और अपने अंडर काम करने वालों को भी सिखाता रहे। साहिल, जैसे इन 12 साल की आपकी जर्नी में आई एम श्योर देयर वुड हैव बीन इंस्टेंसेस जब आप फेल हुए हो। Many times. तो आपने अपने फेलियर से क्या सीखा? वही मैंने सीखा जो एक बच्चा गिरने पर बार-बार सीखता है। एक बच्चा जो होता है उसके अंदर से अर्ज होती है कि पैदल चलना है मुझे, हमेशा वो घुटनों के बल नहीं चल सकता। तो ये बाय नेचर उसके अंदर, नेचर ने उसको फीड करके भेजा है इस दुनिया के अंदर कि तुम चलने के लिए बने हो, तुम घसीटने के लिए नहीं बने हो। वो 100 बार गिरे या 1000 बार गिरे या 1,00,000 बार गिरे, वो खड़ा होकर चलेगा जरूर। तो मैंने ये चीज अपने
अर्ली डेज में पहले ही सीख ली थी कि मैं चाहे कितनी बार भी गिरूं मुझे खड़ा होना है, कितना भी बुरा गिरूं मुझे खड़ा होना है। तो ये एटीट्यूड मुझे कभी गिरने नहीं देता, और मैं गिरता भी हूँ तो मैं ये कंसिडर करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ सीख कर फिर से उठूं। और कुछ चीजें शायद गिर के ही सीखी जाती है, जब तक आप गिरोगे नहीं शायद आप उठना नहीं सीख पाओगे। जब आप गिरते हो तो जब आप गिरकर खड़े होते हो तो आपके गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि कौन सी गलती अब नहीं करनी है। आपकी बॉडी मूवमेंट में आ जाती है ना, आपका ब्रेन मूवमेंट में आ जाता है, आपको पता होता है कि मैंने पहले ये गलती करी। सी ह्यूमन ब्रेन इज लाइक दैट। आपका दिमाग आपको हर चीज से बचाने के लिए बना हुआ है। आप पास में आते हैं तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली दूर चला जाता है, कोई आंख के ऊपर कुछ फेंकता है तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो हमारा दिमाग हमें कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालना चाहता। ये नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि कितने लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा दिमाग हमको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालना चाहता, तो वो कुछ अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालते नहीं। जब तक आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालते हैं आप इवॉल्व नहीं होते, आप सीखते नहीं। तो आप गिरे, आप उठे, आपको ये समझ में आया कि मैं गिरा क्यों, अब मुझे ये गलती फिर से रिपीट नहीं करनी। अगर मैंने 100 गलतियां करी और 100 सबक सीखे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 101 गलती करूंगा नहीं, वो आने वाले टाइम में वापस से गिरूंगा, वापस से सीखूंगा। तो ये एटीट्यूड आपके मरते दम तक रहना चाहिए। आप गिर गए और आपने उसको समझ लिया कि आपकी डेस्टिनी यहाँ खत्म हो गई, फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए या एक किसी भी यंग इंसान के लिए जो कुछ चीज चालू करना चाह रहा है या फॉर दैट मैटर कुछ सीखना भी चाह रहा है, तो आपके नजरिए में गिरना या हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू फेल टू for to learn certain things in life, how important is failure? See, it's not necessary to fail every time. Now I'm talking in terms of entrepreneurship. कोशिश ये रहनी चाहिए, बड़ी कोशिश कि आप पहले चीजों के बारे में समझो, उन चीजों को लेकर अपने ब्रेन को इवॉल्व करो, अपने मेंटर्स डिसाइड करो। 99% 100% अपने आप को एक ऐसे स्ट्रक्चर में रखो जहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप is a kind of ship. It's a kind of ship only. एक बार डूबता है तो उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, चाहे वो कितना भी बड़ा जहाज क्यों नहीं। So entrepreneurship is like that only. तो आपको ये समझना है कि आप कम से कम गलतियां करो। उसके बाद भी अगर गलतियां हो रही है तो आपको ये उन गलतियों पर ध्यान देना है, फोकस करना है, और वो गलती फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गलतियां करोगे नहीं, लेकिन बहुत से बहुत गुंजाइश होनी चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारे काम में मैंने टेक अ वेरी प्रोजेक्ट इन माय हैंड, हमारे काम में गलती की गुंजाइश नहीं होती, तो इसलिए हमसे कभी वेडिंग प्रोजेक्ट में गलती मैं ये नहीं कह सकता कि हुई है, लेकिन हमने उनको फ्रंट में नहीं आने दी। बैक एंड पे बहुत गलतियां होती हैं, जनरेटर्स फेल हो जाते हैं, केबलिंग जल जाती है, स्ट्रक्चर गिर जाता है। लेकिन जब हमको पता है 6 बजे फंक्शन स्टार्ट होना है तो 6 बजे सेटअप रेडी होता है। सुबह 5 बजे की फ्लाइट से और 100 गेस्ट का अराइवल होने वाला है तो हमारी टीम रेडी रहती है, वहाँ गलती की गुंजाइश नहीं। अगर मैं ये सोचूं कि हम गलती तो होती है फिर सुधार लेंगे, तो मैं कभी कंपनी रन नहीं कर सकता। पर साहिल ऐसा भी तो होता ना कि हम जब फूक के कदम रखते हैं कि कम गलती हो, तो हम सबकॉन्शियसली रिस्क नहीं लेना चाहते कि यार ज्यादा रिस्क ले ली तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आई डोंट वांट दैट। फूक कर कदम रखना ही वो बात है जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या होता है, आपने अगर फूक के कदम नहीं रखा और अपनी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ा ली तो आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, आपकी अवेयरनेस बिल्कुल खत्म हो जाती है, फिर आपका होता है एक्सीडेंट। आप बुरी सर्कमस्टेंसेस में ऐसे उलझते हो, सामने ब्लॉकेजेस से ऐसे टकराते हो कि आप फिर से खड़े नहीं हो पाते। तो आपको फूक के कदम तो रखना ही। और आज की जो जनरेशन है, अभी जो दौर चल रहा है, जो जिस एरा में हम चल रहे हैं, वहाँ पर तो फूक के कदम रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अदरवाइज आप कब मार्केट से आउट हो जाओ कोई कुछ नहीं कह सकता। तो जो रिस्क टेकिंग फैक्टर है उसका आप रिस्क लो ना, फूक के रिस्क लो, कैलकुलेटिव रिस्क। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप आग में कूदने का रिस्क लेना चाहते हो तो एटलीस्ट आप प्रिकॉशंस, जैकेट जो फायर प्रूफ जैकेट होता है वो पहनो, एक्सपर्ट्स की निगरानी के अंदर वो स्टंट करो कि ऐसा है कि नहीं मैं तो रिस्क लेना मेरा लाइफ का पैशन है तो मैं तो ऐसे ही बिना प्रिकॉशन के आगे तो आप कोई प्रिकॉशन तो लेंगे। तो फूक के कदम रखना मींस टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस बिफोर डूइंग एनी एक्शन। सो उससे आपके फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं।
हर चीज फेल होकर ही नहीं सीखी जा सकती। कितनी चीजें आपको प्रैक्टिस से भी मतलब 99% चीजें आप प्रैक्टिस से सीखते हो, 1% चीजें जो होती हैं आप फेल होकर सीखते हो। और कई बार दूसरों की गलतियों से भी सीखते हो। आप दूसरों की गलती से भी सीखते हो। अब तो दुनिया बहुत छोटी हो गई, सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपको पता है शाहरुख खान ने अपने करियर में क्या गलती करी है, पिछले 4 साल से वो क्या गलतियां कर रहे हैं, सलमान खान आज के दौर में क्या गलतियां कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत ने क्या सही किया, क्या गलत किया, और क्या अच्छा कर सकते थे, क्या बुरा कर सकते थे, XYZ person is doing what. You have access to all the information. So अब जैसे अगर हम वापस इवेंट इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें बहुत बार जैसे उदयपुर में जहाँ पे बोला जब 12 साल पहले तक कोई इवेंट प्लानर रखता ही नहीं था। आज के टाइम पे जहाँ 50 शादियां हो रही हैं, ठीक है, पर ग्लैमरस भी हो रही है, बजट बहुत है पर आप लोग 50 ही बुला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जने ऐसे हैं जो इवेंट प्लानर नहीं चाहते, नहीं चाहते, बट दे वांट समबडी फ्रॉम द इवेंट इंडस्ट्री कि हाँ देख रेख करता है, कि भाई हमें इन्वॉल्व ना होना पड़े पर वो देख रेख करता है। तो उसमें एमएचओस का कहाँ इनपुट हो सकता है कि वो अपने आप को उस सेक्टर में या उस तरह से कैसे ग्रो कर सकते हैं? उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आप मैच्योर हो, अगर आप फ्रेश हो, फ्रेश फ्रीलांसर हो और इस इंडस्ट्री में नए हो, तो मैं सबसे पहली राय दूंगा कि किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के गाइडेंस में ही काम करो। शादी चाहे 50 जनों की हो, 5 जनों की हो या 500 गेस्ट की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका एक्सपीरियंस कितना उससे फर्क पड़ता है। मैंने भी जब करियर अपना स्टार्ट किया इस इंडस्ट्री के अंदर, तो शुरू के 3 साल मैंने दूसरी कंपनीज के अंडर में काम किया, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे। मुझे एक डिपार्टमेंट को समझने में 6 से महीने 1 साल लग गया। तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि अब मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। उससे पहले कंपनी स्टार्ट करना क्या है, लॉन्च योर वेबसाइट, गेट योर बिजनेस कार्ड प्रिंटेड। हमारी इंडियन इंडस्ट्री में तो ये होता है, कार्ड बनवा लो, वेबसाइट खोल लो और अपनी गूगल रैंकिंग टॉप पे कर लो, एसईओ कर लो और आपके पास इंक्वायरीज आना स्टार्ट हो जाती है। देन यू कैन फूल योर क्लाइंट्स आल्सो, देन यू गेट द असाइनमेंट इन योर हैंड, देन यू रियलाइज कि आपकी प्रोजेक्ट्स कभी सक्सेसफुल जाएंगे। तो मेरी पहली राय हमेशा ये रहती है कि आप सीखो। 1 साल में नहीं सीख पाए तो 2 साल में सीखो, 3 साल, 4 साल, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं कि आप सीख चुके हो तब तक आप इंडिपेंडेंट रूप से काम करो। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि भाई प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है क्योंकि बजट बहुत ज्यादा है, तो हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है, पर वो उसी केस में है जब हम हमारी थोड़ी क्वालिटी या तो लो करें या कोई चीट कोड्स अप्लाई करें। तो हाउ टू मैनेज और हाउ टू प्लान एन इवेंट कि जहां प्रॉफिट भी रहे, आप क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स मेंटेन भी कर सकते हैं। See, there is a term called negotiation. A good business person is the one who knows how to negotiate. Not only business person, to survive in this era, to survive being a human, you must know how to negotiate. एक बकरा, एक बकरी शेर के सामने नेगोशिएट नहीं करती कि चलो मुझे छोड़ दो, मैं 4 और ले आऊंगा। ये नेगोशिएशन का प्रोसेस इंसान के अंदर आज से नहीं है, इट्स प्रिमिटिव अफेयर, मतलब हजारों सालों से ये चल रहा है, हर चीज में चल रहा है। तो ये नेगोशिएशन स्किल आपके नेचर में होनी चाहिए। इफ यू नो हाउ टू नेगोशिएट वेल, तब आप लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट को भी प्रॉफिट मेकिंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि नेगोशिएट कैसे करना है, चाहे वो क्लाइंट हो या फिर वो वेंडर्स हो, आपकी सर्विस प्रोवाइडर हो, आपके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या मिलियंस के भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। यू मस्ट नो हाउ टू नेगोशिएट। So there can be negotiations जहाँ सबके लिए win-win situation हो जाए कि vendors, your event planning and the client. तो जब vendors, event planner और जो client होता है, इसमें communication को अपन vendor और client के बीच में कैसे minimize कर सकते हैं? क्योंकि वही event managers का रोल प्ले होता है। एक समझदार प्लानर, जो प्लानर्स होता है, प्लानर का रोल यही होता है कि वो क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर के डायरेक्ट कम्युनिकेशन को मिनिमाइज कर और जीरो कर और सारी रिस्पांसिबिलिटी अपने कंधे पे ले ले और अच्छे से परफॉर्म करे। अगर कहीं स्कोप है जहां पर क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर आपस में कनेक्टेड है, समहाउ 1%, 2% और 10%, तो प्लानर की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए और ये होती है कि वेंडर या सर्विस प्रोवाइडर से क्लाइंट को बेस्ट टू बेस्ट सर्विस मिले। जहां क्लाइंट मिस कर रहा है कुछ चीजें, वो चीजें प्लानर की जिम्मेदारी होती है कि उनसे बेस्ट निकले। तो जैसे साहिल, पूरी इवेंट इंडस्ट्री मेजर जो इवेंट प्लानर्स की चलती है वो वेंडर्स के, आप वेंडर और इवेंट प्लानर में कैसा रिलेशन है उस बेसिस पे चलती है। एग्जैक्टली, राइट। तो हाउ इम्पोर्टेंट है, कई बार
जो जैसे मैंने भी 2-3 इवेंट्स में फ्रीलांसिंग करी है, तो जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि वेंडर्स को टाल दिया जाता है, ठीक है, कि यू नो विल गिव यू द मनी, और उनका थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, वो चीज होती है। एंड जब फ्यूचर इवेंट्स होते हैं उसमें वो वेंडर्स मना कर देते हैं कि भाई बिकॉज सो एंड सो आपने हमारे साथ ऐसा किया तो वी डोंट वांट टू वर्क विद। तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि आपका वेंडर और क्लाइंट, वेंडर और इवेंट प्लानर का रिलेशन है वो मेंटेन रखना, हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ क्रूशियल इट इज कि भाई वो मेंटेन रहे इन स्पाइट ऑफ क्लाइंट का रोल बाद में आने के बाद। सी वेरी गुड क्वेश्चन। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इन द इनिशियल इयर्स और नाउ आल्सो समटाइम्स वी गो थ्रू लॉसेस, we fail to recover our money, our costs from clients. They don't pay, they cheat us. Now I have 15 agencies to be answerable for. If I have not received money from my client, then how I will be distributing among my vendors? Some vendors understand this thing, some do not understand. So those who do not understand, they say no for the future projects. Or we say no for the future project because it's a mutual growth. मेरी मदद से अगर आपकी ग्रोथ हो रही तो आपकी मदद से मेरी ग्रोथ हो रही। मेरे बुरे समय में आप मेरा साथ नहीं दे सकते तो आपको जब मैं ग्रो करूंगा तब हो सकता है कि मैं आपको डिनाई करूं, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। सो इट्स अ म्यूचुअल प्रोसेस। सो कोशिश यही करनी चाहिए, ये एडवाइस भी है ये, क्योंकि मेरे साथ 8 से 10 बार ऐसा हुआ है कि माय क्लाइंट्स विल पे मी। I was so humble enough कि हाँ ठीक है पैसे आ जाएंगे, और नहीं है। Because of that my company went through debts and I couldn't recover the money, but I had to pay in the market for survival. So whoever wants to be in this industry must know how to recover money. और आने वाले टाइम में उससे हाफ प्राइस में अवेलेबल हो मार्केट। तो कुछ भी established नहीं। जैसे हमारी लाइफ फ्रेजाइल है, वैसे एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेजाइल सेगमेंट है। कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसकी भी हम बात करते हैं वो भी एक फ्रेजाइल सेगमेंट में रहती है, कभी भी किसी भी कंपनी का के साथ उतार चढ़ाव आ सकता है। तो जैसे अगर कोई फेलियर हुआ है उसके बाद कोई सर्टेन टाइम पीरियड होता है कि समझिए कि अगर एक कंपनी का, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो इवेंट कंपनी फ्रोजन है उसका एक इवेंट फॉर एग्जांपल फेल हुआ, तो उसके बाद एक कोई टाइम पीरियड होता है कि अगर अच्छा ठीक है 2 या 3 महीने में रिवाइव कर गई तो ठीक है, वरना ये कंपनी डूब जाएगी। ऐसा कोई टाइम पीरियड होता है कि उसका एक प्रोसीजर होता है, हाउ डज दैट हैपन? इट्स ऑल अप टू योर स्ट्रेंथ। मान लो हमारा कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया और क्लाइंट हमसे नेगेटिव हो गया और हमारे लिए मार्केट में एक नेगेटिव फ्लो चालू हो गया कि इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना जल्दी उस फेलियर से अपने आप को रिकवर करते हो। अगर आपने उस फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा हुआ था और आगे भी स्कोप है ऐसा होने का, तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। आपको उस गलती से इमीडिएटली सीखना है, आपको रिव्यू करना है कि किस जगह आप गलत थे, क्यों ये प्रोजेक्ट फेल हो। तो ये चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। जब हमने वेडिंग्स करना स्टार्ट किया तो हमसे छोटी-छोटी गलतियां बहुत होती। छोटा सा एग्जांपल दूं, एएम और पीएम का कंफ्यूजन में गलती हो गई। एक फ्लाइट से गेस्ट मान लो आने वाले हैं सुबह 5 AM पे और घर से पेट हो गया 5 PM, और हमारी टीम जिसके पास वो एक्सेल शीट है वो यही अज़म करके बैठी कि 5 PM पे फ्लाइट आने वाली, तो कितना बड़ा बॉर्डर क्रिएट हो सकता है। तो हम ऐसा होने नहीं देते, हम हर सेकंड सतर्क रहते हैं कि 360 डिग्री में हमारी नजरें रहती हैं कब क्या है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, और कसम ये खाई हुई कि प्रोजेक्ट खराब नहीं होता। और उसके बाद भी अगर कोई उतार चढ़ाव आता है तो हमें अगली बार बहुत सतर्क रहना है, बिकॉज वेडिंग इज अ लाइफ टाइम होता है। एक बार अगर आपने किसी का काम ऊपर नीचे कर दिया तो आप ये मान के चलिए वो आपको लाइफ टाइम भूलेंगे। तो बेसिकली जो कोर इवेंट है उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपका इट्स ऑल अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट ओनली, हाउ टू minimize the risk. It's all about this game is all about that. Also how important it is कि अगर जो भी हमारे अब जो आने वाले कोविड के बाद जो लोग आएंगे, जैसे जब कोविड आया तो nobody was prepared कि ऐसा कुछ आ जाएगा कि बोलो पूरा वर्ल्ड एक साल के लिए ऑलमोस्ट एक साल के लिए बंद हो जाएगा, एंड टूरिज्म इवेंट्स यू नो एजुकेशन इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज को इतना अफेक्ट होगा। तो दिस इज nobody was prepared for this। तो अब इसके बाद जब ऐसा कुछ हो गया है तो हाउ इम्पोर्टेंट कि भाई इसके बाद लोग अपनी जो मेजर प्लानिंग है वो तो करें ही करें, पर फ्यूचर प्लानिंग में भी ऐसी चीजों का ध्यान रखें।
देखिए अभी जो दौर है, सारे एंटरप्रेन्योर्स और जो भी बिजनेस में है अभी, उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी मार्केट अप एंड डाउन हो सकता है। और कोशिश क्या मीन्स जो उम्मीद है वो यही है कि आने वाले 2-3 साल जो इम्पैक्ट आया कोविड का, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, जब तक फ्री फ्लो नहीं हो जाता मार्केट के अंदर, ये स्थिति बनी रहेगी। आपको अपने एक्सपेंसेस मिनिमाइज करना है, अपनी सेविंग्स पे ध्यान देना है, और अगर आपकी इनकम पहले जितनी नहीं रही है तो आपको अपनी स्किल सेट्स को इम्प्रूव करना है और वहाँ से पैसे कमाना है जहाँ से आप अब तक पैसे नहीं कमा रहे। आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको शिफ्ट करना होगा। और जब आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आप फिर से अपने बैक ट्रैक पे आ जाओ। सर जैसे मार्केट में 2 टाइप के लोग होते हैं, जैसे जो है ना, एक तो इंस्टेंट प्रॉफिट पे काम करते हैं कि अभी पैसा मिल रहा है अभी काम कर लेते हैं, बाद का बाद में देखेंगे। और बहुत से ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलते हैं कि यार अच्छा ठीक है अभी लॉस हो रहा है, वेयर कर लेते हैं, अभी इस काम में पैसे नहीं मिल रहे, पर काम कर लेते हैं, फ्यूचर में वी विल ग्रो टुगेदर इन फ्यूचर। ठीक है, तो दोनों में सक्सेसफुल क्या होता है? लॉन्ग टर्म। और हाउ जो शॉर्ट टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं वो कहाँ पे फेल होते हैं, कहाँ पे आके उनको ब्रेक लगाना होता है? देखो क्या होता है, आप कुछ भी कर रहे हो, शॉर्ट टर्म प्लानिंग मत रखिए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग means you are lacking a vision, and if you don't have clear vision about what you are doing, you must know in next 10 years what exactly you are going to do. I know that the world is evolving, everything is changing so frequently, we have to adopt the changes, but you must know कि आपका ऑब्जेक्टिव, आपका विजन, आपका मिशन अगले 10 साल के लिए क्या है, अगले 5 साल के लिए क्या है। अगर आपने कोई विजन क्रिएट नहीं किया, पर्सनल लाइफ गोल्स होते हैं, that I know that till the age of 35, and right now I'm 29, 30 is going on, till the age of 35 I have to be very active in wedding industry, and I have to work my ass off to to make money also. Post 35, I'll be putting all of my experiences for public, like as a motivational speaker, as a guide, or anything else, whatever term you give me. So I have clear vision about my life. Still, life is present. If tomorrow I die, everything will be getting vanished. At least I know where I'm moving towards. Otherwise, I make crores of rupees or I just make pennies. It doesn't matter because there's no goal, there's no vision. अगर हम अपने पेरेंट्स की जनरेशन की बात करें तो हमेशा ये कहते थे कि एक चीज पकड़ के चलो और उस पे टिके रहो एंड तो आप लंबा जाओगे। एंड एट द टाइम इन्वॉल्वड देयर आर थ्योरीज कि भाई अगर आपको रिच होना है, इफ यू वांट टू अकम्प्लिश एवरीथिंग, लग्जरी एज वेल, एंड यू वांट टू डू एवरीथिंग, तो आपको एक से ज्यादा नाव में सवार होना पड़ेगा। देखो क्या होता है, एक से ज्यादा नावों में सवार होने का कॉन्सेप्ट तो आज भी गलत है, पहले भी गलत है, क्योंकि आप एक से ज्यादा नावों में पैर रख नहीं सकते। अगर रखते हो तो आप गिरोगे। आप उस नाव को ही ऐसा बना दो कि आप एक से ज्यादा एक्सपीरियंसेस वहां पर गेन कर सको। अपनी बोट की साइज बड़ी करो, अपने थॉट प्रोसेस को एक्सपांड करो, अपने स्किल सेट को एक्सपांड करो, नई चीजें सीखो, और किसी एक चीज पे डिपेंडेंट मत रहो। इनकम सोर्स पे, अगर मैं किसी एक इनकम सोर्स की बात करूं, उस पे डिपेंडेंट मत रहो। You must have multiple skills in your hand. कि ये नहीं चला तो ये सही, ऐसे खाने के समय हमको होता नहीं, ये नहीं पसंद तो ये खा लो। ऐसा थोड़ी कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा खाने के लिए, अब मैं कुछ भी नहीं खाऊं। ये नहीं खाना है तो ये खा लो, ये नहीं खाना है तो ये खा लो। पेट तो भरना ही, तो पेट भरने के लिए आप जिस इंडस्ट्री में आज मास्टर, जस्ट फॉर एग्जांपल, आज से 30 साल पहले मेरे फादर रेडियो रिपेयर किया करते थे, और उस समय पर डे वो बहुत अच्छा पैसा कमाते थे। एवरीथिंग वाज गोइंग सो वेल। एक टाइम ऐसा है कि कोई रेडियो रिपेयरिंग के लिए उनके पास काम नहीं आता, उन्होंने कभी प्लाज्मा रिपेयर करना नहीं सीखा, मोबाइल रिपेयर करना नहीं सीखा। तो आज जब हमारे फोन खराब होते हैं तो मेरे फादर भी रिपेयर कर सकते हैं उसको, हमें किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। तो आपको टाइम के साथ नई स्किल्स सीखनी है, नए बिजनेसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, और अपना ध्यान 360 डिग्री में लगाए, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, अदरवाइज आप पिछड़ जाओगे। How important it is according to you कि आपको एक से ज्यादा स्किल सेट आने चाहिए, कि भाई अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि आपकी इनकम सोर्स 3-4 होती है, पर जरूरी नहीं कि वो जो 3-4 इनकम सोर्स है वो आपकी स्किल्स हो,
कि भाई आप उसमें इन्वेस्ट भी यू कैन play a role of investor or you know just a consultant or whatsoever. तो जो स्किल सेट है वो कितनी, जैसे कई बार होता है कि आपका स्किल है वो आपको अर्न मनी नहीं देगी पर वो आपको पर्सनालिटी बिल्ड कर रही है which will help you to stand out from the crowd. That's what I said. आपको सीखना है। आप एक रैंडम कोई भी किताब उठा लीजिए, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब 200-300 पन्ने खत्म होंगे तब आपको रियलाइज होगा कि इस किताब से मैंने कुछ सीखा। आप रैंडमली कोई भी पॉडकास्ट सुन लीजिए, पॉडकास्ट खत्म हो गया आपको रियलाइज होगा मैंने कुछ सीखा। आप रैंडमली किसी भी इंसान से मिल लीजिए, उससे कन्वर्सेशन खत्म होगा आपको रियलाइज होगा मैंने इससे कुछ सीखा। फ्रॉम एवरी पर्सन, फ्रॉम एनी सोर्स, डिजिटल सोर्स, on YouTube, on Spotify, on any other platform, you have to learn and you have to evolve. You have to keep your mind running always in positive manner. आप जितना ज़्यादा सीखते हो आपका उतना ज़्यादा लाइफ के प्रति इंटरेस्ट जागता है। जब आपकी लर्निंग्स खत्म हो जाती है, मान लो आप इस ऑब्जेक्टिव के साथ कॉलेज में कदम रख रहे हो कि मुझे अब कुछ सीखना ही नहीं, तो कॉलेज आपके लिए कितना बोरिंग है। आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हो लेकिन आप गिटार बजाना नहीं सीखना चाहते या क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखना चाहते, तो आपके लिए म्यूजिक कितना बोरिंग होगा। मैं लिटरली मैंने ऐसे लोग देखे क्लासिकल म्यूजिक की क्लास चल रही है और उनका अंदर से इंटरेस्ट नहीं म्यूजिक सीखने का, किसी के दबाव में वो आए हुए कि पेरेंट्स से भेजा है कि सीखो, वो पागल हो जाते हैं वो सारे का पादा नहीं सीखेंगे। लेकिन जो इंसान म्यूजिक सीखना चाहता है उनके लिए तो सारे का पादा नहीं सा, उनको पता है भगवान है भाई। तो आपको सीखते रहना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और आप ये मान के चलिए जो आपको आता है वो 1% भी नहीं। हमेशा अपने आप को 1% पे रखिए और कोशिश कीजिए मुझे 100% पहुंचने में मैनेज करें। ये 1% का 2% कभी होना ही नहीं चाहिए। जिस दिन आपको लग गया ना आपने 2% का आगे 10% का आगे ईगो डेवलप होगा, एक नेगेटिव थॉट डेवलप होगा एंड यू जस्ट मेरा साइंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूं, ठीक है, तो 11th-12th में साइंस थी, उसके बाद हमने मास कॉम ले लिया तो उसमें कुछ फाइनेंस जैसा कोई चैप्टर नहीं था। पर रियल लाइफ में फाइनेंस की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड इफ यू आर फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड और इफ यू हैव नो नॉलेज ऑफ फाइनेंस, या ऐसे बहुत सारे अगर यू नो इफ यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, इफ यू डोंट नो, इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, जैसे इंट्रोवर्ट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है टू कम्युनिकेट, टू यू नो एक्चुअली टॉक टू पीपल इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी क्रिएटिव इन द बैकग्राउंड। ठीक है, वैसे बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जिनका नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है irrespective of what you want to do or what you want to achieve. So that's what I said. Like you come from science background. Now you want to become an entrepreneur. आप अपनी organization start करना चाहते हैं. So of course there will be finance involved. Seeking the funds, managing the funds, distributing the funds among your team members, getting funds from your clients, paying funds to your service providers. अब क्या होता है, आपने दाम साइंस के बारे में सीखा, कॉमर्स का आपको नॉलेज नहीं, तो आप कंप्यूटर नहीं कर सकते। तो जब आप साइंस पढ़ रहे हो उसके साथ ही साथ आप कॉमर्स का भी ज्ञान दीजिए। इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ अपनी इस पॉडकास्ट में कि जो आपने सीखा है अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उसके अलावा भी आप चीजों में इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। पहले उन चीजों पे ध्यान दीजिए जो आपके इंटरेस्ट से रिलेट करती है, उसके बाद उन चीजों पे भी आप ध्यान दीजिए जो आपके इंटरेस्ट के बाहर है, एंड जंप इनटू दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट जहां से आप कुछ नया सीखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट कि आने वाले जैसे अभी जो टाइम है वो यूट्यूबर्स का, कंटेंट क्रिएटर्स का, यू नो, इट इज ऑल अबाउट बीइंग क्रिएटिव। तो हाउ टू बी स्ट्रांग, बिकॉज ऐसा होता है कि अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, अगर आप रोज की आपको एक वीडियो अपलोड करनी है यूट्यूब, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रोज एक नया आइडिया नहीं आ रहा कि आप कहाँ से आइडिया लो। और अगर एक आइडिया वायरल हो गया और आप ही वही कर रहे हो तो फिर इट इज सेड कि भाई आपने सेम कर दिया, एंड व्हाई शुड वी फॉलो यू इफ यू आर डूइंग व्हाट एवरीबॉडी एल्स इज डूइंग। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि इंसान एक तो मेंटली भी स्ट्रांग रहे और क्रिएटिव प्रोसेस में भी एक्टिव रहे? See, the first rule of content creation is consistency. It's not like that आपने आज कुछ content create किया, अब आप एक महीना गायब हो गए। आप अपने content के थ्रू करते क्या हो? Audience build करते हो, अपनी fan following build करते हो, आप जिनको influence कर रहे हो उनसे connection build करते हो, और
जब आपको कोई फॉलो करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है नहीं व्हाट्स नेक्स्ट, दे वांट टू चेक व्हाट आर यू अप टू। सो इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद व्हाट यू आर डूइंग ऑन internet, on your social media or on your YouTube, then you will start losing your fan base. Then again people will not rely on you because they find you unprofessional and your content should be like, एक जो आप content बना रहे हो वो इतना solid होना चाहिए कि मैं उसको 3 से 4 बार देखूं और आज से 3 साल बाद भी उस content की वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए आपके चैनल। दूसरा कंसिस्टेंसी, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपकी फैन फॉलोइंग टूटती जाएगी। पर जाहिर जैसे अगर हम कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करें और हम ये ध्यान में रखें कि भाई हर कंटेंट जब मैं बना रही हूँ वो इतना सॉलिड हो कि लोग उसको 3-4 बार देखें, तो ये दोनों चीजें हमेशा अलाइन नहीं हो पाती। या तो आप हमेशा ज्यादातर ऐसा होता है कि आप कंसिस्टेंट रह सकते हो पर हर आपका कंटेंट मास्टरपीस हो। देखो क्या होता है, अगेन प्रैक्टिस इज द वर्ड। जब आप किसी भी चीज को समझना स्टार्ट कर लेते हो तब रास्ते अपने आप खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप कंटेंट के किंग बन जाते हो इट मींस यू हैव एन नंबर ऑफ आइडियाज विद यू। अगर कंटेंट के किंग बनने तक एक जर्नी होती है ना जिसमें आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, कुछ रोज अपलोड। अगर आप कंटेंट किंग या क्वीन नहीं हो तो आपको डिजिटल फील्ड में आना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज यू विल लूज योर इमेज इन प्रायर डेज ओनली। आई अंडरस्टैंड बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज कि जो कंटेंट किंग और क्वीन बनते हैं ऐसा तो नहीं कि आप कंटेंट किंग या क्वीन बन के आप आ रहे हो, आप प्रोसेस में बनते हो। आपने आज अगर आपने 3 साल पहले YouTube चालू करा है तो सकता है 3 साल के अंदर या 4 साल या 5 साल के अंदर आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचे जब अपने आप को सेट कर सकते हो कि हां मैंने सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ अमेजिंग कंटेंट बनाया है। पहले क्या था, पहले द टर्म यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस नहीं थी। सो दोज हु हैव अचीव्ड नेम इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, those who are recognized, वो उन्होंने हिट एंड ट्रायल से अपनी पोजीशनिंग बनाई। उनके जमाने में या आज से 5 साल 6 साल पहले तब हिट एंड ट्रायल ठीक था, बट आज की तारीख में अगर आपको कंटेंट का किंग या क्वीन बनना है तो आपको पूरी रिसर्च के साथ आना पड़ेगा। अगर आप एक कॉमेडियन बनना चाहते हो, स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहते हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने हजारों कॉमेडियंस ऑलरेडी YouTube पे हैं, उनसे कुछ बेटर आपको कंटेंट डाला है तो उनसे बेटर कंटेंट आपके पास नहीं है तो आपका चैनल कभी ग्रो ही नहीं करेगा। अगर आपको एक फिटनेस कोच बनकर YouTube पे आना है और अपने आप को फेमस करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी आप जो कंटेंट डालने वाले हो वो ऑलरेडी कितने लोगों ने डाल रखा है, तो मैं जाकर वो वीडियो क्यों देखूंगा। अगर मेरे को एक स्पिरिचुअल लीडर बनना है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा कंटेंट और एक्जिस्टिंग स्पिरिचुअल लीडर्स से बेटर होना चाहिए, तब जाकर मेरी फॉलोअरशिप बनेगी। अगर मैं वही चीज रिपीट करूंगा तो लोग मेरे मुंह से क्यों सुनना पसंद करेंगे। आप शाहरुख खान ओरिजिनल को प्रेफर करोगे या शाहरुख खान डुप्लीकेट को प्रेफर करोगे उसके लुक अलाइक। सो यू हैव टू डू रिसर्च, यू हैव टू पुट योर हार्ट एंड सोल बिफोर कमिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। आप ऑनलाइन क्या करते हो, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, अपने काम को रिप्रेजेंट करते हो। द सेम वे यू मीट पीपल इन योर रियल लाइफ। सो when I'm coming here I have to dress up. When you are meeting someone, you have to dress up. You have to be prepared to whom you are meeting, what kind of conversation you are getting into. तो सेम पे आपको रिसर्च पूरी रखनी है कंटेंट किंग बनने के लिए। आपको just for example, you are running a podcast channel. You are bringing people and interviewing them and asking their experiences about their life and their entrepreneurial journey. तो आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी ऐसा काम कितने लोग कर रहे हैं, हजारों में लोग हैं। आपको एक यूनिक आइडेंटिटी बनानी है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। और अगर इन सब प्रोसेस में इतना थॉट प्रोसेस लगाने में, इतना रिसर्च लगाने में कई बार ऐसा होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती कि भाई आपको रोज एक कंटेंट भी पुट अप करना है और रोज ही आपको इतना थॉट प्रोसेस लेकर आना है, तो उसको कैसे मेंटेन करें? फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बीइंग अ यूट्यूबर or social media influencer, it's a kind of business only. You do brand deals and you earn money from there. You earn views and earn money from there. You get views and earn money from there. अब जब आपका ये बिजनेस बन चुका है, फुल टाइम आपकी रिस्पांसिबिलिटी बन चुकी है, तो आपके पास बंच ऑफ कंटेंट ऑलरेडी रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज उठे और आज आपको कंटेंट क्रिएट करना। आने वाले 10 पॉडकास्ट आपके पास रेडी होने चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल,
या फिर अगले 10 दिन में आप अपने सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करने वाले हो वो डेटा आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आज आपकी तबीयत अच्छी नहीं है और आप कैमरा के सामने नहीं आ सकते तो आपकी ऑडियंस ये सारे एक्सक्यूजेस नहीं सुनेगी। अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो आपके एब्सेंट मार्क की जाएगी। अच्छा, also this is a very important question that I would like to ask कि how important it is to actually work with the right people। जैसे जब हम कोई बिजनेस चालू करने की सोचते हैं तो जनरली हमारी टेंडेंसी तो ये होती है चलो दोस्तों के साथ कर लेते हैं या फिर हम जो इन्वेस्टर्स हैं या जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ कर लेते हैं। बट आपको 1, 2 या 3 महीने बाद पता पड़ता है कि अच्छा ठीक है उन लोगों के साथ आपका माइंडसेट या आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं जम रही। तो उसमें 2 कंडीशन होती है, या तो आप उन लोगों के साथ काम करना बंद कर दो या फिर आप अपने आप को पूरे प्रोसेस में इतना ढाल लो कि यू आर प्रिपेयर्ड कि अच्छा ठीक है ही इज द पर्सन जिसका मेरे से ऑपोजिट माइंडसेट है पर आई एम गोइंग टू यूज दैट इन द फेवर ऑफ द बिजनेस। You can, over the years, the process of recruitment has changed. पहले recruitment होते थे on the basis of institutional achievements कि 90% वालों को हम पोजीशन दे देंगे अपनी कंपनी में सीईओ की XYZ या किसी डिपार्टमेंट में। अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में ध्यान दिया जाता है कि सामने जिनको हम वो रिक्रूट कर रहे हैं उसकी ऑल ओवर पर्सनालिटी क्या है। मार्क्स वाले कम भी हैं, एजुकेशन में वो ज़्यादा टॉप पे नहीं किए तो भी चलेगा, लेकिन उनकी पूरी पर्सनालिटी को स्टडी किया जाता है। और एक टर्म है चूज वाइजली। आप ये जिम्मेदारी लेकर बैठे हो, आपको ऑर्गेनाइजेशन टॉप पर लेके जानी है। गलत इंसान आपने चुन लिया, एक टोकरे के अंदर 10 अच्छे फ्रूट पड़े हुए 11 आपने सड़ा हुआ फ्रूट रख दिया तो 10 पे इफेक्ट तो जाएगा ही जाएगा। सेम वे अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में गलत इंसान को रिक्रूट कर दिया तो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे उसका नेगेटिव इफेक्ट तो आएगा। सो बीइंग अ लीडर यू हैव टू चूज वाइजली कि आप इनको टीम में रखें। एंड व्हाट अबाउट पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग, जिनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, जो ज्यादा लोगों को अभी जानते नहीं है, बट दे हैव टू स्टार्ट द बिजनेस। Why they have to start? Go and learn first. You be an intern, learn from someone, have the mentors, इंटरनेट पे स्टडी करो, लोगों के लिए काम करो, वर्क एज अ फ्रीलांसर। कौन आप इतनी उतावलापन क्यों है कि मेरे को आज एंटरप्रेन्योर बनना है? एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा लेवल थोड़ी कि आप 18 से पहले कोई काम चालू करोगे तभी आप एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। आप 60 की उम्र में काम चालू करो। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर ने कितनी 60 के बाद अपना काम चालू किया, केएफसी के फाउंडर ने 60 के बाद अपना काम चालू किया, मोहम्मद ईरानी ने अपने 40s के बाद एक्टिंग का करियर चालू किया। तो कोई जल्दी क्या है इसके अंदर? पहले सीख तो लो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपको एक्टर बनना है और आप इतने उतावले हो कि मेरे को तो कैमरा के सामने खड़ा करो, सामने नवाजुद्दीन सिद्दीकी खड़े हैं, आप क्या इनके सामने एक्टिंग कर पाओगे? एटलीस्ट पहले धक्के खाओ, थोड़ा सीखो, स्ट्रगल करो, पॉजिटिव स्ट्रगल करो, उसके बाद आप तैयार हो। अच्छा, जैसे इवेंट इंडस्ट्री में 3 टाइप के लोग होते हैं, फ्रीलांसर्स, वेंडर्स और इवेंट प्लानर्स। सो हाउ कैन वन डिफरेंशिएट कि अच्छा ठीक है फ्रीलांसिंग ही मुझे करनी है या मुझे सिर्फ वेंडर ही बन के रहना है या मैं इवेंट प्लानर बनूंगा एंड आई विल मैनेज द अदर टू। सी, फ्रीलांसर्स की अपनी वैल्यू, अपनी इंपॉर्टेंस है, प्लानर की अपनी इंपॉर्टेंस है और वेंडर की अपनी इंपॉर्टेंस है। ये कोई हायरार्की नहीं है जो क्रिएटेड है। जस्ट फॉर एग्जांपल, प्लानर अगर एक्टिव नहीं है, प्लानर के पास बिजनेस नहीं है, तो फ्रीलांसर को क्या बिजनेस है? इट्स अ चेन। सबसे पहले प्लानर के पास प्लानिंग आती है, वो वेंडर्स में काम बांटते हैं। अगर ये चेन ब्रेक हो गई और हमने किसी की कोर्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी तो आप पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। यू नीड फ्रीलांसर। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्लानर होता है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फ्रीलांसर भी होता है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वेंडर भी होता है। अब इन सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी होती है। वेंडर्स अपने लेवल पे अपना काम करते हैं, फ्रीलांसर्स अपने लेवल पे अपना काम करते हैं, प्लानर्स अपने लेवल पे अपना काम करते हैं, लेकिन बिना एसोसिएशन के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं। How can one decide that he or she wants to be in one of these particular sectors? वो उनके पर डिपेंड करता है। जैसे कितने फ्रीलांसर्स हैं जो 12 साल से फ्रीलांसिंग ही कर रहे हैं, जिनको मैं अपने 12 साल की करियर में शुरू से देखा, बिकॉज उन्होंने कभी इनिशिएटिव नहीं किया कि वो अपनी कंपनी खोले या वो रिस्क नहीं उठा सकते थे। तो उनको वो लगता है कि फ्रीलांसिंग करते हैं, पर डे बेसिस पे हमको रेम्यूनरेशन मिलता है और हम काम करते हैं और जो भी पैसा कमा लें लेकर आ जाते हैं। और वेंडर्स को लगता है कि हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस है तो हम वेडिंग प्लानिंग में नहीं आना चाहते, हम अपना
हम XYZ हमारा साउंड का काम है तो हम साउंड ही करेंगे, डेकोर का काम है तो हम डेकोर ही करेंगे, वो नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साउंड का भी काम करते हैं, वो प्लानिंग में भी आते हैं, डेकोर का काम करते हैं, वो प्लानिंग में आते हैं। इट्स देयर चॉइस है, इफ दे वांट टू ग्रो इन बोथ द सेक्टर्स, ठीक है। हिट एंड रन। नॉट हिट एंड ट्रायल। क्या होता है हिट एंड ट्रायल एंटरप्रेन्योरशिप में या बिजनेस के अंदर सबसे बेकार स्टेटमेंट है। हिट एंड ट्रायल तो होना ही नहीं चाहिए, हिट एंड ट्रायल कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। लर्न, रिसर्च, इवॉल्व, देन कम। ऑल्सो बहुत बार ऐसा होता है कि जो लीडर्स होते हैं वो एक कंपनी खड़ी कर देते हैं और फिर उनको रियलाइज होता है कि यार कंपनी चलती रहेगी, आई विल बिल्ड द बिजनेस। सो व्हाट डज इट टेक टू रियलाइज दैट, और इज इट अ गुड मूव, और हाउ टू यू नो रीच, लाइक इज इट इम्पोर्टेंट टू रीच इट और इट इज जस्ट वेरी सब्जेक्टिव? इट इज इम्पोर्टेंट। इट डिपेंड्स आपकी कंपनी का विजन क्या है। टाटा का विजन क्या है? टाटा का विजन ये नहीं कि रतन टाटा की पर्सन वो है, उन्होंने पर्सनली ग्रो किया, उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, कार्यकाल संभाला, लेकिन टाटा का एक फुल टाइम विजन है चैरिटी, डोनेशन एंड पब्लिक वेलफेयर और जो उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो हैं। तो मेरी कंपनी का अपना एक विजन है। मुझे कोई उम्मीद नहीं अपने आप से कि मेरे मरने के बाद मेरी कंपनी चले, नहीं चले तो नहीं चले, कोई दिक्कत नहीं। सो डिपेंड करता है जो कंपनी के फाउंडर्स हैं, जो जिन्होंने एस्टैब्लिश करी, उन्होंने विजन क्या रखा है। अगर वो लॉन्ग टर्म, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल रामदेव बाबा की पतंजलि, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके जाने के बाद कंपनी बंद हो, तो उन्होंने उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा किया है कि वो ना भी रहेंगे तो कंपनी चलेगी। Yes, I mean, also, is it important or is it a smart move to downscale your business for some time according to the time that is? आप कार चलाते हो, धीरे रहता है तो आप गाड़ी धीरे करते हो, और बड़ा धीरे रहता है तो आप गाड़ी और धीरे करते हो, सामने दीवार आ जाएगी तो गाड़ी रोक दो। तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस अभी किस पोजीशन पे है। अभी जो मार्केट स्थिति है कोविड के बाद, अगर आप सोच रहे हो मैं अपने बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट कर दूं, बेवकूफी, अभी तो जो है उसको संभाल के रखो। और अगर आप मंथली एक्सपेंसेस कॉस्ट बेयर नहीं कर पा रहे तो डाउन स्केल करो। आपने एक टाइम पे 20 एम्प्लॉय मेंटेन कर रखे, आप 10 से काम चलाओ, 5 से काम चलाओ, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर को छोटा कर लो, अपनी जो पर्सनल लाइफस्टाइल उसको मिनिमाइज कर लो। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड कार, सेल इट। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड टू बाय expensive clothes, branded clothes, don't buy it.